हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, साथ ही हमने समझा कि कैसे एक वर्ड इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, प्लस हम उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज केमिकल रिएक्शन कुछ तो ऐसी होंगी जो एक नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल स्टेट में हो सकती है, बट सारी रिएक्शंस ऐसी नहीं है। अलग अलग कंडीशंस को कराने के लिए, अलग अलग रिएक्शंस को कराने के लिए आपको डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी या बनानी पड़ेंगी, या ऐसे कंडीशंस लानी पड़ेंगी जिसमें वो रिएक्शन सक्सेसफुली हो पाए। ठीक। सेकेंड थिंग जो हम इस वीडियो में समझेंगे वो ये कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने पर। ठीक। अगर वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या आते हैं जिससे हमें ये पता चले कि वो रिएक्शन हुई है। क्लियर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी प्लीज़ जाकर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो समझना है वो ये कि कंडीशन क्या नेसेसरी है किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। क्लियर। द फर्स्ट कंडीशन जो रिक्वायरमेंट होगी या फर्स्ट कंडीशन जो चाहिए किसी रिएक्शन के लिए वो है मिक्सिंग और क्लोज कांटेक्ट। कई बार जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज जो रिएक्टेंट होते हैं रिएक्शन में, उनको हमें क्लोज कांटेक्ट में लाना पड़ता है या उन्हें मिक्स करना पड़ता है जिससे वो इजीली रिएक्ट कर पाएँ। क्लियर। कुछ सब्सटेंसेस या कुछ रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप रिएक्टेंट को क्लोज कांटेक्ट में लाएं जिससे कि वो रिएक्ट कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, when lead nitrate react with potassium iodide, when lead nitrate react with potassium iodide, it form lead iodide plus potassium nitrate, lead iodide plus पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट लानी पड़ेगी, आपको एक कंडीशन बनानी पड़ेगी कि आपका पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट क्लोज कांटेक्ट में आए। जब तक ये क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएंगे ये रिएक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। सेकेंड थिंग इज, कुछ रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराने के लिए या रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हमारा रिएक्टिंग सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में हो, हमारा रिएक्टिंग सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में हो या मोल्टन फेज में हो। सॉल्यूशन फॉर्म में हो और मोल्टन फेज में हो। नाउ व्हाट इज मोल्टन फेज? मोल्टन मीन्स जब आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी लिक्विड फेज में है, 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट में है, अब हमने उसको लिक्विड कैसे बनाया, हमने उसको हीट अप करके हो सकता है लिक्विड बनाया हो। ठीक। तो जब भी आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस मोल्टन फॉर्म में है या हमने उसे किसी दूसरे केमिकल लिक्विड में डिसॉल्व कर रखा है, तब हम उसे पढ़ते हैं सॉल्यूशन या एक्वस फेज भी हो सकता है। ठीक है। तो सॉल्यूशन फेज में या एक्वस या मोल्टन, एक्वस हम टर्म यूज़ करते हैं जब आपका सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करा गया है। क्लियर। तो एक्वस फेज में, सॉल्यूशन या मोल्टन फेज में अगर आपका सब्सटेंस है रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक, और तभी रिएक्शन हो रही है, दैट इज ये कंडीशन वहां पर एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट इट फॉर्म्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अगर आप चाहते हो कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ये प्रेसिपिटेट हुआ है। क्लियर। और ये अगेन एक्वस फॉर्म में। तो आपके रिएक्टिंग सब्सटेंस इस रिएक्शन के लिए किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। ठीक। दैट इज ये वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में है या इनको मोल्टन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में लाया गया है। और आगे चलकर इन्होंने बनाया सिल्वर क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट हो गया। यहाँ पर एरो इंडिकेट कर रहा है
रिएक्टिंग सब्सटेंसेस तो दोनों लिक्विड फेज में थे अपने, ठीक है। जब हमने उनको मिक्स करा, रिएक्शन कराई, तब आपका एक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो गया, दैट इज कंटेनर या जिस भी चीज़ में आप रिएक्शन करा रहे हो उसके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब ही है जब आपके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यहाँ पर एक्वस फेज में हो और रिएक्शन के बाद आपको एक सॉलिड सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाए रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो एक सब्सटेंस आपका सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा और सोडियम नाइट्रेट आपका एक्वस फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर? दो कंडीशन ये क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम बात करते हैं, विच इज हीट। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनको प्रॉपर वे में कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, या अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो और उसमें हमें हीट को देना पड़ता है या हीट देनी पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है उस रिएक्शन का, वो तभी प्रोसीड करती है। फॉर एग्जाम्पल, when calcium carbonate is heated, it forms calcium oxide plus carbon dioxide, that is CO2। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तब आपका बन के आता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक चीज़ जो हमें अच्छे से याद रखनी है वो ये कि जब भी मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस में CO3 को हीट करने पर, अगर आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस में CO3 है और आप उसको हीट कर रहे हो, दिस सिंबल शो कि हम रिएक्शन में हीट का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप CO3 दैट इज़ कार्बोनेट गिवन है और उसको हीट कर रहे हो तो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर केसेस में रिलीज होता है जहाँ पर भी CO2 गिवन होता है रिएक्टिंग फेज में या रिएक्टेंट में। क्लियर? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हीट एक असेंशियल पॉइंट है, इसके बिना ये रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही होती है, दैट इज उन रिएक्शन को कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल में जब आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराते हो या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराते हो तब आपका बनकर आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों गैसियस फॉर्म में आएंगे हमारे पास। इसको हम तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए या वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो एक कंडीशन ये भी आ गई कि कुछ रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस में ही होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस में ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं कि हमेशा फोटोसिंथेसिस कब होगी? डे टाइम में, दैट इज़ लाइट रिएक्शन वहाँ पर होगी, लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो लाइट एक असेंशियल पॉइंट हुआ फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए, दैट इज व्हेन CO2 रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। यहाँ पर हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा है, हम सिर्फ रिएक्शन को समझ रहे हैं। क्लियर? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, ये हमारा बनाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट और साथ ही वाटर वेपर की फॉर्म में भी मिलता है हमें। यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है सनलाइट की। ये एक मेजर कंपोनेंट है इस रिएक्शन का, या एक मेजर पॉइंट है इस रिएक्शन का। विदाउट सनलाइट आप फोटोसिंथेसिस नहीं करा सकते। ठीक,
तो यहाँ पर एक रिएक्शन हमने समझी कि इस रिएक्शन को कराने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट तो है ही, इसके बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज प्रेशर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको कराने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? प्रेशर की। अगर आपका रिएक्टिंग सब्सटेंसेस गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस में हमें उनको प्रेशराइज करना पड़ता है कि वो आगे चलकर रिएक्ट करे। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन आपका गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी आपका गैसियस फॉर्म में है, तो ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपके किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। और अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्ट करके अमोनिया बनाएं, अमोनिया प्रोड्यूस करें या फॉर्म करें, तो हमें यहाँ पर अप्रॉक्स 200 ATM, ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 200 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टिंग सब्सटेंस को रिएक्ट कराने के लिए। क्लियर? तो ये रिएक्शन हमारी सिर्फ प्रेशर की कंडीशन में ही सक्सेसफुली हो सकती है। अगर आप सारा प्रेशर रिलीज कर दोगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पाएगी। क्लियर हुई बात? सिमिलरली एक और कंडीशन कुछ रिएक्शंस के लिए असेंशियल होती है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और कैटलिस्ट। पहले हम समझते हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को, जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्लियर? किसी केमिकल रिएक्शन के रेट का मतलब है स्पीड। अगर आपके 10 मॉलिक्यूल 10 सेकेंड में रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, 20 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं इन 10 सेकेंड, और हम चाहते हैं कि ये 20 की जगह 2000 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में सिमिलर टाइम में 10 सेकेंड में। ठीक, तो हम चाहते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाए, रिएक्शन के होने की स्पीड बढ़ जाए। तब हम उसमें क्या ऐड करते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, डिपेंड ऑन कि कौन सी रिएक्शन हो रही है और हम उसमें कौन सा कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं। डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? दैट इज, इसी रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट इट फॉर्म अमोनिया। यहाँ पर आपको बताया कि 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रिक्वायरमेंट है ही। इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आप Fe एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हो। Fe इज़ आयरन। तो अगर आप चाहते हो रिएक्शन सक्सेसफुली हो तो आपको यहाँ पर और स्पीड में हो, हमें उसकी स्पीड को भी मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? Fe का एज ए कैटलिस्ट। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कैटलिस्ट हमने आपको बताया, कैटलिस्ट पे हम आगे भी बात करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक पॉइंट समझा कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। क्लियर? अगर ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तब हम इन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। अगर कोई कैटलिस्ट आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, ठीक, और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं। अगर कोई रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है और हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए पहले से, तब हम उसमें नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। और अभी हमने लास्ट कुछ पॉइंट में कहा कि अलग अलग रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट भी अलग अलग यूज़ होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट के बाद फर्दर इसमें एक चीज़ और आती है, दैट इज प्रमोटर। प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रमोटर क्या हैं? द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज
एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे उनको हम पढ़ते हैं प्रमोटर। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने आपको कहा कि कैटलिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। अब आप सपोज करो कि एक रिएक्शन हो रही है, ए से बी में हमारा चेंज आ रहा है। रिएक्टिंग सब्सटेंस है ए, प्रोडक्ट बन रहा है बी, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल सी, स्मॉल सी। हमने इसको सपोज करा है एक रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टिंग सब्सटेंस है ए, प्रोडक्ट बन रहा है बी, कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है सी। हम अब सी क्या कर रहा था, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, ए से बी के कन्वर्जन की स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये काम और भी तेज़ हो और ज़्यादा स्पीड हो। हमने कैटलिस्ट डाल रखा है, ऑलरेडी इसमें कैटलिस्ट है। ठीक है, इस रिएक्शन में ऑलरेडी कैटलिस्ट है, बट हम चाहते हैं कि ये और भी तेज़ी से रिएक्शन जाए, तो हम कैटलिस्ट की पावर को बढ़ाने का सोचेंगे। अगर कैटलिस्ट की पावर बढ़ गई तो वो स्पीड को और बढ़ा देगा। क्लियर? अगर कैटलिस्ट की पावर बढ़ गई तो वो स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो हम इसमें ऐड करते हैं प्रमोटर। प्रमोटर क्या करेगा, आएगा और कहेगा कैटलिस्ट मैं तेरे साथ हूँ, कर जो कर रहा है मैं भी तेरा साथ दूंगा। और कैटलिस्ट कहेगा अरे वाह, अभी तक तो मैं अकेला काम कर रहा था, अब तो मेरे पास प्रमोटर भी, अब दोनों मिलकर मारेंगे इसे, ये रिएक्शन करवाएंगे दोनों मिलकर। दैट इज़ कैटलिस्ट क्या करेगा, प्रमोटर के संग मिलकर और ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, या प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, चाहे वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना हो या रिएक्शन की स्पीड को कम करना हो। अगर कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर रहा था, अगर कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर रहा था, तब भी प्रमोटर यही कहेगा और स्लो कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, तो कैटलिस्ट कहेगा बढ़िया, अब तो हम दो मिलके रोकेंगे इसे। ठीक, दैट इज़ कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना किसका काम होता है, प्रमोटर का। प्रमोटर हमेशा कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, चाहे पॉजिटिव वे में कैटलिस्ट काम करे या नेगेटिव वे में कैटलिस्ट काम करे। क्लियर हुआ पॉइंट? रिएक्शन में एग्जांपल से समझते हैं। हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। यहाँ पर आपका कैटलिस्ट पहले तो 200 atm प्रेशर था, कैटलिस्ट आपने लिया Fe। हम इसमें एक सब्सटेंस और ऐड करते हैं, दैट इज़ MO, मोलिबिडेनम। मोलिबिडेनम एक एलिमेंट जो कैटलिस्ट दैट इज़ आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। क्लियर हुआ ये पूरा पॉइंट? क्लियर? तो ये हमने पढ़े कि क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट है या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करने के लिए। सेकंड थिंग जो हमें आज पढ़ना है वो है कि अब आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई। आप सपोज करो कि एक केमिकल रिएक्शन आप करा रहे थे और वो केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुली हो गई है, पर आपको पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? अगर आपको ये पता करना है तो दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। क्लियर? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कोई रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है कि उस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई हो, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, या रिलीज भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, गैस रिलीज हुई है वहाँ पर। क्लियर? कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और हो सकता है वहाँ पर कोई गैस बन रही हो, और जैसी वो गैस बनेगी हम समझ जाएंगे कि अरे हाँ, अब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, जैसे जब आप कोई एसिड लेते हो, एसिड फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वहाँ पर हमने इसमें आयरन ऐड कर दिया। हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और इसमें एक आयरन या एक लोहे की कील डाल दी, एक आयरन नेल ली और एक आयरन नेल हमने इसमें प्लेस कर दी। ठीक है, सपोज ये एक आयरन नेल है। अब आप देखोगे कि जैसे ही आप एसिड में आयरन को प्लेस करते हो, यहाँ पर आपका बन के आएगा फेरस क्लोराइड प्लस
हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ हो जाएगी। आप देखोगे कुछ गैस रिलीज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप एसिड में आयरन को या मेटल को, इन जनरली हम मेटल पढ़ते हैं, एसिड में आप मेटल को ऐड करते हो तो आपका बन के आता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ होती है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन गैस ही है। ये हम कैसे पता करेंगे, वो टेस्टिंग की बात हम करेंगे। इन जनरल आपको अभी समझा देते हैं। आप इसके पास एक मैच स्टिक लेकर जाओ, ये जो गैस निकल रही है ना, आप इसके पास एक जलती हुई मैच स्टिक या कोई चीज़ लेकर जाओ, तो ये जो गैस रिलीज़ हुई है ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, ठीक है। ये जो गैस रिलीज़ हो रही है, जब आप इसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली या कोई ऐसी चीज़ लेकर जाओगे तो इसमें से पॉप साउंड आएगी, पॉप साउंड की तरह आवाज़ आएगी, ठीक है। या पॉप की तरह, जैसे मक्के उछलते हैं ना जब हम मक्का भूनते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ आवाज़ आएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन। दैट इज़, अगर आपको ये कंफर्म करना है कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है तो वो भी हम यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट तो हुआ हमारा कि रिलीज या एवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है कि किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने पर गैस रिलीज हो। सेकेंड पॉइंट इज, हो सकता है उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए। रिएक्शन कंप्लीट होने पर हो सकता है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। अभी हमने पढ़ा कि प्रेसिपिटेट क्या है। सपोज आपका ये एक लिक्विड फॉर्म में एक रिएक्टिंग सब्सटेंस है ए, हमने इसमें एक दूसरे कंटेनर से रिएक्टिंग सब्सटेंस बी ऐड करा, ठीक है। हमने यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस लिए, दोनों ही अपनी एक्वस फेज में, मोल्टन फॉर्म में, जैसे अभी हमने पीछे रिएक्शन में भी समझा। जब आपने इन दोनों को मिक्स करा, रिएक्शन हुई और आपने देखा कि कंटेनर के बेस पर कुछ सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन हो गया है, लिक्विड भी है बट कुछ सॉलिड चीज़ सेटल डाउन हो गई है, नीचे बैठ गई है कंटेनर के बेस पर। इसी को हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। जब आपके दो रिएक्टिंग सब्सटेंस, कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें जो दो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, अगर वो एक्वस फेज में है या मोल्टन फॉर्म में, और उनकी रिएक्शन के बाद एक सॉलिड सेटल डाउन हो जाए, ठीक, एक सॉलिड सेटल डाउन हो जाए, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन से समझते हैं। एक सिंपल सी रिएक्शन अभी जो हमने पढ़ी थी, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट इट फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर आपका सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेट हुआ था, ठीक है। दैट इज़ ये कंटेनर में हमारा सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर हुई रिएक्शन। नेक्स्ट कंडीशन इज, हो सकता है कि आपका कलर चेंज हो जाए। रिएक्शन होने के बाद सब्सटेंस का क्या चेंज हो, कलर चेंज हो जाए। आपने कोई रिएक्शन कराई, वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसका कलर ही चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो, CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक। आप इसमें आयरन ऐड कर दो, सिंपल। आपने इसमें क्या करा, आयरन ऐड कर दिया। आप देखोगे कि अब इसका कलर चेंज होने लगेगा, क्योंकि जब रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट की, जब आयरन से रिएक्शन हुई तो आपका प्रोडक्ट बन के आया आयरन सल्फेट और कॉपर रिलीज हो गया। जो कलर पहले ब्लू था वही कलर अब ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज, जब कलर चेंज होने लगेगा हम समझ जाएंगे रिएक्शन हो गई है। क्लियर हुआ पॉइंट। दैट इज, कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है, इसका पता उसके कलर चेंज से भी हम लगा सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, सबके लिए नहीं, कुछ में वहाँ पर कलर चेंज देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, या चेंज ऑफ स्टेट। हो सकता है कि उस रिएक्शन की क्या चेंज हो जाए, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की स्टेट ही चेंज हो जाए। आपने दो गैस ली, वो लिक्विड बन गई कंबाइन होकर, फॉर एग्जांपल H2,
और Cl2 क्लोरीन। आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में था, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में था, जो बनकर आया HCl वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो ये भी एक पॉइंट आ सकता है कि आपका गैस आपने ली थी दोनों, पर बनकर क्या आ गया, लिक्विड। दैट इज रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की स्टेट ही चेंज हो गई। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है कि आपका स्टेट चेंज आ सकता है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने पर। आई होप आपको इतना सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पुट कर सकते हो।